कि आधुनिकता का भूत सर पे चढ़ा हुआ है, अपनी परंपरा महान भूल जाएंगे। सरगम के सुरों को छोड़ो अंग्रेजी बीट, राष्ट्रगीत या कि राष्ट्रगान भूल जाएंगे। हो सके तो अब भी बचाइए अतीत नहीं, कहते हैं किसे स्वाभिमान भूल जाएंगे। अंग्रेज बेटों को बनाने वालों याद रखो, कल यही बेटे हिंदुस्तान भूल जाएंगे। विंध्य क्षेत्र के यह पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। विंध्य माँ रत्नन के भरमार ही खान कही जाती रत्नन के। यहाँ जो है प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में बाणभट्ट, बीरबल, तानसेन मतलब ऐतिहासिक लोगन की यह तपोस्थली है, जन्मस्थली है। और वह तपोस्थली में राधाकांत पांडे जी लगातार जो है अपने मातृभूमि, मातृभाषा और कवि के रूप में, एक ओज के कवि के रूप में लगातार अपने भारत माँ के सेवा कर रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है राधाकांत जी अपना के। अपनों के बहुत बहुत धन्यवाद अपना के चैनल के समस्त दर्शकन का, समस्त सबसे पहले यह माटी के जो विभूति हैं या माटी के कण कण में बसे ईश्वरीय तत्व समस्त देशवासिन के विंध्य भूमि के साथ साथ एक तमाम सुतन का जौन अपने कर्म, वाणी या मन से राष्ट्र समाज की सेवा की उन सबका प्रणाम करी थे, सभी विभूतिन का नमन करी थे। राधाकांत जी एक ऐसा शख्स हैं, बीते कुछ साल पहले अपना से परिचय भा और अपना के वह ओज और वीर रस के कविता से हम मुखातिब भैन। यादें अर्जुन सिंह एक कार्यक्रम अपना पंचन के मस्तिष्क तन मन हर जगह हुई और वह जो है पूरा संयोजन वह कार्यक्रम के राधाकांत जी के द्वारा कीनगा बेहद बेहतर प्रयास कीनगा। और आगामी दिनन में फिर से हम कप्चन का यह संयोजन और कवितन के आनंद देखे को मिली। तो राधाकांत जी यह रीवा जैसा मतलब सीधी के अपना जो है कुश्ता से जो है ताल्लुकात रखा थे। अब रीवा में जो है परिवार रहा थे, बाकी राधाकांत जी दिल्ली में या कविता के जो है कार्यक्रमन में शिरकत करा थे और लगातार अपन दायित्व के निर्वहन कर रहे थे। तो राधाकांत जी सीधी जैसा जगह से अपना जुड़े हैं, फिर रीवा मतलब विंध्य के धारा से सीधे राजधानी। कहा थे जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। फिर एठे चीज और है उमादार जो सिद्ध की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। तो जहाँ राम जी की इच्छा भगवान, जहाँ कहीं भगवान जहाँ हुआ भा तब चलेगा नहीं। माँ कोनो सोची समझी हुआ नहीं रही। ईश्वर पहले ऐसा कोनो दिमाग में रहबाव नहीं बा कि सीधा ही है करे कहे ऐसा नहीं जाए कहे। एक तरह से जो अचानक से घटना घटती हैं कि न हम पहले सरस्वती शिशु मंदिर से चुराट से शिक्षा भय, फिर रीवा चले गान पढ़ाई के दौरान ऐसा कुछ हुआ बना माहौल बना कि लोग कहीं की हुआ समय तो जे जैसे कही दे मने वैसे इतनी समझो नहीं रही। हुआ रात अब भा कि पत्रकारिता करे चाहिए, हिंदी अच्छी है, लेखन अच्छा है, भाषा अच्छी है। तो यह उद्देश्य से हमू कला कि हाँ संभवतः लोग ठीक कहते हैं। तो गान दिल्ली पत्रकारिता के उद्देश्य से वहन हुईगा ईश्वर का माँ सरस्वती के आशीर्वाद रहा, माता के पुत्र के प्रति इतना स्नेह रहा कि माता कृपा की निंदा होगा कवि सम्मेलन में आएगा। निश्चित तौर पर कवि जो है अपने भावना से समाज के वह मन का छुअत है जो मन शायद जनता अपने आप से बतावा थी, अपने बहुत करीबी से बतावा थी, वह मन का कवि छू लेते हैं। वह कविता के हम ज़्यादा इंतज़ार अपना करना कराऊँ कि दुई लाइन ऐसा जनता के बीच जय कहे कि देखिए आज ज़रूरत थी वह दौर के। आज युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जैसा युवा जो देश के हवा आबो हवा सब बदल दें, तो ऐसा शख्सियत पर बिल्कुल हम बहुत पहले थे मुक्तक लिखे रहन। लिखन तो विवेकानंद में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन जो हमका यादव है कि चाहते हैं हम स्वयं के वेश में आ जाइए, चाहते हैं हम स्वयं के वेश में आ जाइए,
धर्म का वैभव बढ़े बढ़े परिवेश में आ जाइए, है ज़रूरत फिर विवेकानंद हमको आपकी, हो सके तो जन्म लेकर देश में आ जाइए। तो सिर्फ आवश्यकता ये नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जन्म होता है, क्या होता है, ऐसा है वैसा है। बहुत सारे लोग पुनर्जन्म को मानते भी हैं, नहीं भी मानते, लेकिन भाव रूप में अगर उतरे तो विवेकानंद अगर कहीं भाव में भी हमारे जागृत हो गए, तो जैसा कि उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ युवा मिल गए तो मैं इस देश की तस्वीर बदल दूंगा, तो अगर ऐसे कुछ मुट्ठी भर लोग भी आगे आते हैं तो वो अपने आप में एक ऐतिहासिक भी होगा और इस राष्ट्र के लिए बहुत लाभदायक भी होगा। निश्चित तौर पर यह स्वामी विवेकानंद के परिकल्पना यह है कि आज भारत देश के युवा कहो न कहो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के साफ तौर में आत्मनिर्भर भारत के अभियान के वह हर युवा जो है कहो न कहो कर्मठता से वह दिशा में बढ़ रहा है। हालांकि राधाकांत जी, आज यदि कहा जाए कि आज के युवा कहो न कहो दिशा भ्रमों में है, बहुत जने तो ठीक है अपन लाइन लेंथ पकड़े हैं, मगर बहुत जने ऐसा है कि जो कहो न कहो नशा एक जो समाज में अपने परिवेश में, चाहे अपना विंध्य के बात करी, कहे कि हम लगातार देखी थे कि जो अपराध हो रहे हैं, अपराधन में बढ़ोतरी हो रही है, तो कहो न कहो ओकर एक यह बड़ा कारण है। तो ये का लागत है कि परवरिश के वजह से ऐसा है या फिर का? बहुत पहले हमें छंद लिखन थे, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के से निकले हुए वो लोग जिनके अंदर हिंदुस्तान धड़कन बंद हो जाता है। जब आपको अपने से ज़्यादा आपको पड़ोसी की चीज़ें आकर्षित करने लगती हैं ना, तो विसंगति वहाँ से जन्म लेने लगती है। और ये बहुत बड़ा कारण है, जैसे हमने फिल्मों में देखना शुरू किया, ऐसा हमारा माइंड मेकअप किया गया कि भैया जो हाई स्टैंडर्ड में रहते हैं, जो रात को ड्रिंक लेते हैं या सिगरेट फूंकते हैं, वो ज़्यादा समृद्धशाली लोग होते हैं। दिखाया गया ये कल्चर ऐसा वैसा ये वो, तो धीरे धीरे कुछ लोग उसे पॉजिटिव ढंग से भी ले लेते हैं, कुछ उसे निगेटिव ढंग से लेते हैं। ये तो लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सी चीज़ किस तरह से, और उसके लिए आवश्यक है कि अच्छी काउंसलिंग हो, पारिवारिक जो माहौल है। मैंने कभी लिखा था कि किसी के प्रति समर्पण का नियत आधार भी तो हो, किसी के प्रति समर्पण का नियत आधार भी तो हो। अगर हम बोलना चाहें तो सोचे सार भी तो हो, विचारों से रहें हम आधुनिक बेहद जरूरी, पर स्वयं की संस्कृति के प्रति हृदय में प्यार भी तो हो। अगर हम भारत से जुड़े रहेंगे, हम जैसे हम बिंद माटी से निकल के गान है, अगर हम अपने माटी से जुड़े रहा तो हमका स्थितियाँ पता रही कि हमार भलाई काहे में है, बुराई काहे में है, वहाँ विचलन नहीं हो। लेकिन जब हम जड़ से कट जाब ना, तो कितना मजबूत रहा अपने आप सूख जाब। यह विचार अपने अंदर, एक छंद मैंने लिखा था, मैं आपको वो छंद सुनाना चाहता हूँ जो हमारे दर्शक हैं जी। मैंने कभी लिखा कि आधुनिकता का भूत सर पे चढ़ा हुआ है, अपनी परंपरा महान भूल जाएंगे, सरगम के सुरों को छोड़ अंग्रेजी बीट, राष्ट्रगीत या की राष्ट्रगान भूल जाएंगे। हो सके तो अब भी बचाइए अतीत नहीं, कहते हैं किसे स्वाभिमान भूल जाएंगे। अंग्रेज बेटों को बनाने वालों याद रखो, कल यही बेटे हिंदुस्तान भूल जाएंगे। जो बेटा चाचा अंकल ताऊ जिसको ये रटाना पड़े कि गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा को हम माँ मानते हैं, गंगा जल पानी नहीं है, गंगा जल है, अमृत है, हमारे लिए देवतुल्य है। अगर हम गंगा एक नदी है रटानी पड़े तो ये यहाँ से विसंगति जन्म लेती। निश्चित तौर पर बेहद मार्मिक बात की वह दौर में हम पचे 21वीं सदी के दावा करी थे, और यह सदी में यह हम पचे मानी थे कि हम पचे बहुत वेल मेंटेन हैं, किंतु वास्तव में हालात यह है कि अंदर से हम पचे खोखला हैं। हम पचे अपने संस्कृत के शरण कह रहे हैं, संस्कारण के शरण कह रहे हैं। ओकर जो है नतीजों देखे के मिलत है कि हाल ही में 2 दिना के मतलब बीते 3-4 दिन के घटनाक्रम अपना का बताए थे कि रीवा में एक 4 साल के 25 से 13 वर्ष के नाबालिग जो हैं दुष्कर्म करत है। सीधी माँ एक विधवा महिला के साथ 4 लोगन के द्वारा जो है दुष्कर्म के वारदात होती, ये ओके जो है महिला के प्राइवेट पार्ट में सरिया रात डाल दी जाती। तो मतलब ये कौन
बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैंने कभी लिखा था, मैंने बार बार वही बात कही ना, जब हम अपनी जड़ों से हटना शुरू हो जाते हैं, रीबा सीधी, जो मुझे लगता था हम संस्कार के वाहक थे, दुनिया को जो भारत की परिकल्पना समूची दुनिया देखती है, उसका असली वाहक अगर मुझे कहीं देखने को मिलता था तो वो रीबा सीधी। जब हम बचपन में थे, हमारे लिए हमने कभी किसी को तू करके संबोधित नहीं किया था। दूसरों को सर्वम ब्रह्ममिदं जगत की जो भावना है वो यहाँ कहीं चरितार्थ देखने को मिलती थी। जब से हमने अपने आप को ब्रह्मा समझना शुरू कर दिया, हमें कि अंग्रेजी में बच्चा अंग्रेजी मीडियम में ही जाएगा, वो टीवी शोज वगैरह ये तमाम यूट्यूब और सोशल मीडिया के इस दौर में जब एकांगी होता जाएगा, माता पिता से संवाद कम होना शुरू हो जाएगा, समाज में रहना कम हो जाएगा, तो ऐसी विसंगतियां जन्म लेती हैं। लेकिन मैंने कभी 4 पंक्तियां और कहा, एक छंद मैं यहाँ निवेदित इसलिए करना चाहता हूँ कि आप सब कभी भी देवी देवताओं का अगर आप सबने चित्र देखा हो, गौर से देखा हो, तो हर देवी हर देवता के हाथ में शस्त्र जरूर होता था। वो शस्त्र इस चीज़ का वाहक नहीं है कि लड़ना ही है, वो आत्मरक्षा के लिए होता है। भारत का कभी ये दृष्टिकोण ही नहीं रहा कि हमें दूसरों पर हमला करके आधिपत्य करना है, हम तो आत्मरक्षा के लिए उन चीज़ों का प्रयोग करते रहे। मैंने कभी छंद लिखा, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैंने कुछ कहने का प्रयास किया कि देखो अपराधियों की रूह का पुजाए, ऐसा दंड का विधान संविधान में तो लाइए, गाइएगा गीत मीत विश्व गुरु वाले, किंतु दामन में लगे ऐसे दाग को मिटाइए। आंगन की तुलसी के मान को बचाने हेतु शास्त्र छोड़ दीजिएगा, शस्त्र ही उठाइए। पढ़ना पढ़ाना देख लेंगे बाद में हुजूरो, पहले नर भक्षियों से बेटियां बचाइए। बेटियां बचेंगी, समाज बचेगा। बेटियां सिर्फ एक पात्र नहीं है, एक कोई जीव नहीं है। बेटियां संस्कार का वाहक होती है, वो एक कुल के लिए नहीं होती, वो एक निरंतर एक संस्कृति को एक कहीं आप जगह से एक परिवार से निकलकर वो पूरे दूसरे परिवार, 2 परिवारों के साथ साथ पूरे समाज को कहीं आपस में जोड़ने का कार्य करती हैं। तो इसलिए अगर हम उनका सम्मान करना नहीं सीखेंगे, हम उनको उचित उनका अधिकार देना नहीं सीखेंगे, तो हम पतन की तरफ ही जाएंगे। निश्चित तौर पर हम पंच किताबन में पढ़े हैं कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, तो यह में पुरुषत्व, हालांकि ये असली समस्या में जो शुरू से बात कर रहा हूँ, समस्या की असली जड़ ही यही है, क्योंकि भारत पुरुष प्रधान देश नहीं है, ये यहाँ की सोच ने बनाया है। भारत तो हमेशा नारी प्रधान रहा, यहाँ तो नारियों को देवी का प्रथम पूज्य माना गया है, जगदम्बा से शुरुआत हुई है। हमारे यहाँ कभी भी किसी देवता की जयंती पर पुरुषों को भोजन कराने का वो नहीं रहा, लेकिन हमेशा हम देवी का पूजन करते हैं, देवी को प्रतीकात्मक रूप में मान के हम उस भाव का पूजन करते हैं, जहाँ सब कुछ सर्वम ब्रह्ममिदं जगत की भावना तो उत्पन्न होती है, लेकिन वो सृष्टि की नियंता, सृष्टि की आदि शक्ति माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा से शुरू होती है। और ईश्वर जिनको हम आराध्य मानते हैं, भगवान कृष्ण हो गए, भगवान राम हो गए, वो भी शक्ति की उपासना करते हैं, वो भी माँ दुर्गा का व्रत रखते हैं। उनको भी जब रावण को परास्त करना होता है या महाभारत काल में पांडवों को विजय दिलानी होती है, तो वो भी माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। तो जो सृष्टि जिसके प्रथम पूज्य देव तक माँ का स्तवन करते हैं, आराधन करते हैं, अगर उस संस्कृति को मानने वाले लोग इस तरह से पदच्युत होंगे, अपने दायित्व को भूलेंगे और कहीं विसंगतियों के कारण इस तरह की घटनाएं मिलेंगी, तो ये कहीं ना कहीं जीन्स का परिवर्तन कहिए या हमारी सोच का परिवर्तन कहिए या लॉर्ड मैकाले की उस शिक्षा पद्धति का कहीं आप दुष्परिणाम देखिए, ये अपने आप निकलता रहे। निश्चित तौर पर बेहद दुखद घटनाक्रम है कि वह दौर के विंध्य जो है, जो विंध्य जैसा भैया के द्वारा बतावा कि यह संवाहक रहा संस्कार संस्कृत के लोक कलन में, जो काम यहाँ भा है, शायद हम नहीं कही कि अन्य जगह सब अपने अपने विरासत का संभाल के रखते हैं, मगर विंध्य में एक ऐसा अपनापन, एक सजो के रखे के संस्कृत रही है। किंतु जो में अभी घटनाक्रम है, कहूँ न कहूँ विंध्य का नहीं, पूरे देश का शर्मसार कह रहे हैं। और सवाल परवरिश पर जब खड़ा हो लागत है, तब फिर जिम्मेदारी बढ़ जाती। वह माता पिता के जो बच्चा पैदा करे चाहत है, किंतु संस्कारन से संस्कृत से अनभिज्ञ रखे चाहत है, तो आखिर का
हम कौने भारत के निर्माण कर रहे हैं, सवाल यह है। किंतु राधाकांत भैया से हम यह कहा कि यह दौर माँ जैसा बे अपना कहन माँ दुर्गा शक्ति स्वरूपा, आज वह शक्ति बेबस ही लाचार ही वह समाज में जौने का वह शक्ति के साथ जो है स्थापित गए है, किंतु वह शक्ति जो शक्ति अपन दे है आज बिल्कुल कहों न कहों तड़पड़ाए रही है, फड़फड़ाए रही है। और कहों न कहों यह सिस्टम से जो पुरुष प्रधानता है या फिर कहीं कि या बर्बरता से या हैवानियत से, दरिंदगी से आखिर कब मुक्ति मिली, का लागत? दरअसल इसका तो प्राथमिक केंद्र, जैसा मैंने पहले भी कहा, इसका प्राथमिक केंद्र हमेशा जैसे इस देश को या दुनिया को कभी भी एक सामान्य सा नियम है। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, अगर मैं कुछ त्रुटि भी होगी, मैं कुछ ऐसे शब्द भी कह रहा हूँ तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ, हो सकता है वो मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच हो। लेकिन कोई चीज़ बदलाव शुरू होता है हमसे खुद से। सृष्टि का जो प्रथम केंद्र है, हमारी शिक्षा का भी, हमारे संस्कार का भी जो प्रथम केंद्र है वो माँ होती है। माँ अगर बच्चे के अंदर ये भाव भर दे कि नहीं तुमको पढ़ना है या तुम घर के काम सीखो, तुम्हें जाके ससुराल में ऐसा करना, पहले से आप प्राथमिक स्तर से, जब आप अपने अंदर का शक्ति कहाँ से उत्पन्न होती, शक्ति अपने अंदर से आती है। अगर आप अंदर से ये भाव भरना शुरू कर देंगे कि हम कमजोर हैं, आप उसको सिखाइए ना, आप उसको कराटे की शिक्षा दीजिए, आप उसको सेल्फ डिफेंड सिखाइए, आप उनको इस समाज में रहना, और पुरुषों के भी घर में जो पुरुष होते हैं पहले उनकी तो सोच बदलिए। आप प्राथमिक स्तर से जैसे ही बेटी होती है वैसे ही आप सिखाना शुरू कर देते हैं कि भैया पैसा जोड़ो, इसकी शादी करनी है, दहेज लगेगा। आप उसको शुरू से ही सिखाना शुरू कर देते हैं कि बेटा शाम को इतने बजे के पहले तुम घर आ जाना, बेटा तुम ये कर लेना, बेटा तुम ऐसा कर लेना, या ऐसा मत करो, उसके सामने ऐसा मत करो, ये मत करो। बच्चों को ये नहीं सिखाते बच्चों को कि बेटा वो जो सामने जा रही है वो भी तुम्हारी बहन जैसी है, बेटा वो जो सामने जा रही है उसको प्रणाम करो, उसका आदर करो। आप टीवी सीरियलों में, गेम में आप बच्चों से संवाद नहीं करना चाहते। हमारे आज के दौर की ये विसंगति हो गई है कि हम एकता कपूर के घर तोड़ू सीरियल देखने बैठ जाते हैं। हम ये बिल्कुल सोच नहीं करते। हम खुद तो चाहते हैं कि दूसरा सामने वाला हमें माँ के रूप में माने, हम बहू हैं तो हमें बेटी के रूप में माने, लेकिन हम खुद अपनी सास को सास मानना नहीं चाहते, हम खुद सास को अपनी माँ नहीं मानना चाहते, हम खुद अपने परिवार को परिवार नहीं मानना चाहते। हम जाके अलग रहना, एकल परिवार का जो जहाँ से कॉन्सेप्ट आया, खामी वहीं से है। आप संवाद जहाँ से समाप्त होना शुरू हो गया ना, आपने संस्कार को ट्रांसफर करने की जगह आपने सीरियलों को, अपने मनोरंजन को जहाँ प्राथमिकता देनी शुरू कर दी, विसंगति वहीं से शुरू हो जाती है। और जिस दिन घर की नारी, घर की प्रथम महिला जिस दिन से इस बात का बीड़ा उठा ले कि नहीं मुझे अपने परिवार को बदलना है, आप यकीन मानिए, जैसा विवेकानंद ने कहा था कि अगर मुझे 5 ऐसे युवा मिल जाएं मैं देश की तस्वीर बदल दूंगा, ऐसे मैं कहना चाहता हूं, अगर 100 माताएं, मोहल्ले की 10 माताएं ये कल से ही इस बात को स्वीकार कर लें और ये सोच ठान लें कि नहीं मैं अपने परिवार को बदलूंगी, उस दिन से देखिए धीरे धीरे वो चरितार्थ होने लगेगा और ये देश समाज अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी बात कि सोया हुआ समाज, मतलब यदि कोनो समाज सोए रहा है तो वो समाज का जगा ही नहीं सके, ना अपने आप का जगा सके ना अन्य का जगा सके। तो जरूरत ही अब जागे के, अब चले चलावे के दौर में हम राधाकांत भैया से यह कहब कि कौनो एक ऐसा कविता जो सीधी रीवा के ही वारदातन में वा सरकारन के ऊपर चोट हो, जो सरकार आज सत्ता में बैठी और सरकार ऐसा दरिंदन का काहे नहीं इतना कड़ा सजा दे। मैं इस विषय में तो मैं पहले भी बोल चुका हूं और मैं पहले भी मैंने कई बार ऐसे बहुत सारे विषयों को, दरअसल एक बात और मैं कहना चाहता हूं, मैं जिस स्थिति से बिलोंग करता हूं या मैं जिस रस का कवि हूं, नॉर्मल उसके बारे में धारणा है, हमने धारणाएं अलग तरह की बनानी शुरू कर दी। जब आप किसी के प्रति पूर्वाग्रह बना लेते हैं बात वहीं से बिगड़नी शुरू हो जाती है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह था, हमने वीर रस को घृणा और गाली देने का माध्यम समझ लिया। हम
साहित्य और कला, हम कला के तौर पर जो विभिन्न कलाकार हैं वो अश्लीलताओं को हास्य का जरिया बना के हल्की और स्तरहीन बातों से लोगों के मनोरंजन करके अपना परिवार पालने का पेशा शुरू कर दिया जिन्होंने। विकृतियां वहीं से शुरू हो जाती हैं। मैंने कभी लिखा कि दूसरों पे उंगली उठाने की रही प्रवृत्ति स्वयं के अंदर भी झांक के तो देखते। हम सरकारों को गाली देना चाहते हैं और बहुत आसान है किसी दूसरे को करना, लेकिन मेरी हमेशा से सोच ये रही है कि दूसरों की तरफ जब आप उंगली उठाते हैं उसके पहले आपको स्वयं देखना होगा। और इसका एक सबसे बड़ा तरीका है कि आप अपने स्वाभिमान को जागृत करिए। आप अपने अंदर अगर सकारात्मकता को जागृत करेंगे तो नकारात्मकता अपने आप भागनी शुरू हो जाएगी। और जब हमारे अंदर से नकारात्मकता भागेगी ना, तो आप यकीन मानिए कि आपके आसपास से भी नकारात्मकता बाहर छूमंतर नहीं। तो यह तो कहा जाता है कि बिनु भय हो न प्रीति। बिनु भय नहीं तो भय तो मतलब यह में कम से कम दरिंदन का कम से कम कहे कि देखिए, हम ऐसे सरकार पर सवाल उठाए थे कि कसाव के जो काम रहा वह प्रमाणित रहा, वह मुंबई में हमला करीस, सलगा करीस, ओके बाद हमका ओका सजा दे मां 7 साल लग जाते। अफजल खान इनका जो है सजा दे में इतना टाइम लग जाता है। लेकिन आप ये सोचिए कि कसाव जिस कारण से आया उसके पीछे, उस पूरी घटना के पीछे जिन लोगों का हाथ था, मैंने वो छंद तो पहले भी कह दिया ना कि ऐसे लोगों को सीधा सीधा देख अपराधियों की रूह कांप जाए, ऐसा दंड का विधान संविधान में भी तो लाइए, उनको कहा। लेकिन उनसे बड़ा उत्तरदायित्व तो हमारा है। अगर हम उनको कभी कहा गया कि युद्धों में कभी नहीं हारे, हम हारे हैं छल छंदों से। जब हमारे घर के अंदर हमारे घर का भेदिया अगर नहीं होगा तो हमें दूसरों से खतरा नहीं होगा। आप अपने अंदर के रावण को तो मारिए, राम अपने आप जागृत हो जाएगा। तो मेरा कहना, मैंने बिंद क्षेत्र के लिए मैंने कभी एक छंद निवेदित किया था। मुझे लगता है अगर वो अंदर अपने आप भाव रख लेंगे ना, जिस दिन से मैं आपको एक घटना बताता हूं, थोड़ा सा मैं आपका 2 मिनट लूंगा। ये घटना मैं संभवतः कहीं जिक्र नहीं करता, लेकिन मैं एक जिक्र, मेरे पिताजी संस्कृत साहित्य के प्रोफेसर रहे हैं, 10 वर्षों तक संस्कृत कॉलेज में प्रभारी प्राचार्य रहे हैं। मैं एक बार क्रिकेट खेलने बस से जा रहा था, तो मेरे साथ में जो मेरे अन्य मित्रगण थे वो हंसी ठहाका कुछ ऐसा कर रहे थे उस बस में। तो उसके कंडक्टर ने ऐसे ही चलते चलते पूछा, उन्होंने उस बस में किराया तक नहीं दिया, तो उसने ऐसे ही औरों से तो नहीं पूछा, मैं शांत बैठा हुआ था, तो मुझसे उसने कहा कि बेटा कहाँ से हो, तो मैंने बताया। उसने बाद में पूछा कि आपके पिताजी का क्या नाम है, मैंने बताया। तो उसने कहा वो इतने मुझे हे दृष्टि से वो देखता हुआ, दुदकारता हुआ उसने मेरी तरफ देखा और बोला कि तुम इतने बड़े विद्वान और बिंद क्षेत्र के सबसे विद्वान व्यक्ति का बेटा होते हुए भी तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ऐसे लोगों के साथ बैठे हुए हो और जा रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे पिताजी कितने सहज सरल और ऐसा वैसा। मुझे यकीन मानिए उस दिन इतनी बेइज्जती महसूस हुई कि मैं आज तक जब वो घटना आती है तो मैं असहज हो जाता हूँ। जिस दिन आपके अंदर ये भावना आने लगी ना कि मैं अगर किसी अपने घर, अपने समाज, अपने कुल, अपने क्षेत्र और अपने राष्ट्र का नाम गौरवान्वित नहीं कर सकता, तो मुझे उसको बदनाम करने की बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। उस दिन से सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। मैंने एक छंद निवेदित किया, हो सके तो आप भी इसको अपने आत्मसात उतारिएगा। और बिंद क्षेत्र के ये गौरव का छंद है, अगर आप इसे ध्यान में रखेंगे तो मुझे बिल्कुल ये मेरा दावा है कि आपको कभी गलत करने की ना तो आवश्यकता पड़ेगी और ना तो अपने आपके अंदर कभी ये भाव आएगा। वो छंद मैं निवेदित करता हूँ कि स्वर जो थिरकता है किसी तानसेन का, तो अकबर के यहाँ किसान बन जाता है। बुद्धि हो विलक्षण तो इसी भूमि का महेश, बीरबल जैसी पहचान बन जाता है। संस्कृति जब संस्कार डाले लेखनी में, बाण भट्ट काव्य प्रतिमान बन जाता है। और धन्य बिंद भूमि का प्रभाव जिससे जोड़ ले तो जनगण मन राष्ट्रगान बन जाता है। और जिसको बिना जोड़े इस
देश का राष्ट्रगान तक पूरा नहीं होता, आप उस क्षेत्र के, उस धरती के लाल हैं, तो आप अपने अंदर भी वो सकारात्मकता, वो ऊर्जा रखिए, वो संस्कार रखिए कि आपको गलत करने की आवश्यकता ना पड़े। इसी तरह भारत भूमि बहुत महान है, आपने हजारों करोड़ों वर्ष की तपस्या की होगी तब इस धरती में आपको आने का अवसर मिला है। दुनिया में कहीं भी किसी भूमि को माता नहीं कहा गया, ये भूमि का टुकड़ा नहीं है भारत देश, और यहाँ आपको जन्म मिला है, तो इसका दुनिया की नज़रों में कितना सम्मान है ये आपको तब पता चलेगा जब आप भारत से कहीं दूसरे देश जाएंगे और वहाँ लोगों से बातचीत करेंगे। मुझे ये अवसर प्राप्त हो चुका है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कभी भी वो भाव देखिएगा, और जिस दिन आपने भारत को आत्मसात कर लिया, उससे के साथ आप आ गए, उस भाव में आ गए, तो आपके अंदर की बुराइयां अपने आप नष्ट हो जाएंगी। निश्चित तौर पर राधाकांत भैया के द्वारा जो है बेहद सार्थक और सारगर्भित बात कही के एक विंध्य के व सुप्तावस्था में यदि लोग पड़े हैं तो उन्हों का अब जागृत होने की ज़रूरत ही, अपने संस्कृत और संस्कारण के चरण का रोकब हमार अपना सबकी जिम्मेदारी है। और वह जिम्मेदारी जरूरी नहीं है कि पत्रकार, कवि इन्हीं भर के है, वह समाज के, वह हर व्यक्ति के, वह अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि समाज संगठित हो, समाज कुरीतिन से बाहर निकले, समाज वह पाश्चात्य सभ्यता की ओर जरूर जाए किंतु आपन जड़ जो है न छोड़े, नहीं तो हालात बेहद दुखद हो सकते हैं। काहे कि 2-3 दिन में जो घटना घटी है, शायद एक आम इंसान जो यहाँ रहत है वह तो आंदोलित भवे भा, यहाँ से बाहर रहे वाला व्यक्ति जे सुनी सी तो वह आंदोलित भा है। ता समाज का बचाव बेहद जरूरी है, समाज के संस्कृत संस्कारण का बचाव बेहद जरूरी है। एक सार्थक बातचीत के साथ यही थे, बातचीत के दौर खत्म करी थे और फिर कबो मुखातिब हो राधिकांत भैया से अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।